सो गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को इस क्लास में काफी कुछ सीखने को मिले। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है बीएमआई, बीएमआर और सीडीई, ये क्या क्या होते हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो यह आकलन करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है जो किसी व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के लिए कितना स्वस्थ है या नहीं है ये पता करने के लिए बीएमआई का यूज किया जाता है। तो किसी व्यक्ति का जो वजन है उसकी हाइट के हिसाब से कैसा है, सही है या नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई आदमी मोटापा का शिकार है या वो अंडरवेट है, ओवरवेट है। जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहली पिक्चर में अंडरवेट लिखा है, दूसरी पिक्चर नॉर्मल है, तीसरा जो कलर में लिखा है ओवरवेट, फिर ओबीस और फिर एक्सट्रीमली ओबीस। तो ये बीएमआई से हमें पता चलता है। हालांकि यह वजन की स्थिति के जनसंख्या स्तर के आकलन के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है, लेकिन मांसपेशियों के द्रव्यमान यानी कि मसल कितने ज्यादा है, हड्डियों का बोन डेंसिटी कैसा है एंड फैट का डिपोजिशन कैसा है, ऐसे कई तरह के कारकों पर ये निर्भर करता है। तो हम इसको 100% तो सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन काफी हद तक ये आपको एक्यूरेट चीजें बता देता है। तो यहाँ बीएमआई का एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से ये पता लगाया जाता है कि बीएमआई कितना है। तो मैंने लिखा था ग्रुप में कि जिन इस समय हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल में अगर मीटिंग में रहते हुए भी अगर आप यूज कर सके तो अलग तो चीज रहेगी। इसका फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर क्लियर है। आप चैट में लिख सकते हैं, तो हम चैट से कम्युनिकेट करेंगे। तो फॉर्मूला के लिए क्या करना है, आपका वजन केजी में कितना है, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे, जो ऊंचाई है आपकी वो मीटर में, मीटर स्क्वायर में रहेगी। तो एग्जाम्पल इसमें मिल जाएगा आपको। तो
तो अगर जैसे किसी की जो वजन है वो हम ले लेते हैं 75, इसके लिए एक चार्ट भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बीएमआई का चार्ट है। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो आपका वेट और नीचे जो होगी उसकी हाइट को स्क्वायर में करके फिर जो है हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपका बीएमआई निकल आएगा। चार्ट में हम कैसे देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो आप लोगों का बीएमआई निकाल सकते हैं। तो मेरा कर्सर जैसे मान लीजिए कि मेरी हाइट है 5.8 एग्जाम्पल, और मेरा वजन है अराउंड 77। तो यहाँ पर हाइट है, यहाँ से हम आगे जाएंगे और ऊपर देखिए, ऊपर जहाँ पर वेट एलबीएस में भी लिखा है और केजी में लिखा है, तो हमारा केजी का वेट आएगा यहाँ पर, ये 77। तो ये 77 वेट हो गया केजी में, और हाइट कहाँ पर है 5.8। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे और ये लाइन मैच करेंगे कि 77 कहाँ पर है। तो ये अराउंड आ रहा है 26 आ रहा है बीएमआई, ठीक है। अब बीएमआई 26 है, तो हमने एक पिक्चर में देखा है कि अगर बीएमआई 26 है तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल जो है 18.5 से 25 तक रहना चाहिए बीएमआई, तो नॉर्मल है। तो 1 किलो ज्यादा वजन इसमें ये ज्यादा आया, तो बीएमआई ज्यादा होगा तो ये धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ओवरवेट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बीएमआई 18 से नीचे आता तो जो है अंडरवेट में चला जाता, फिर उसके हिसाब से फिर पेशेंट की डाइट होगी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार लिख दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी को पर्सनली किसी के मोबाइल में इशू हो सकता है, तो आप अपना वेट और हाइट भी बताकर आपका बीएमआई हम इस चार्ट से निकाल सकते हैं, है ना। आपको ये चार्ट बाद में मैं शेयर कर दूंगा, ये चार्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, अपना भी, पेशेंट का भी, घर में किसी और का भी निकालना है तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि भाई बीएमआई कितना है। फॉर्मूला आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो फॉर्मूले को आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं, सीधा चार्ट भी देख सकते हैं, और इसका वेबसाइट भी रहता है बीएमआई कैलकुलेटर करके, तो वो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप बीएमआई का पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर का जो वेट है वो आपके हाइट के हिसाब से कितना सही है, कितना सही नहीं है। आगे बढ़ो। तो एक बार जब आप बीएमआई की गणना कर लेते हैं, तो अगर जैसे किसी का कम वजन है तो उसका बीएमआई 18.5 से कम होगा। अगर किसी का सामान्य वजन है तो बीएमआई उसका 18.5 से 24.9 यानी 25 के बीच में होगा। और अधिक अगर वजन है किसी का तो बीएमआई 25 और 29.9 यानी 30 के बीच में होगा। और मोटापा अगर किसी को है तो उसका बीएमआई 30 या इससे अधिक होगा। इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो पहला है कि मांसपेशियों का जो मास है, द्रव्यमान है, उसके ऊपर। तो बीएमआई मांसपेशियों के द्रव्यमान और वसा के द्रव्यमान के बीच अंतर नहीं करता है। इसीलिए उच्च मांसपेशी द्रव्यमान वाले व्यक्तियों में, जिनमें ज्यादा मसल्स हो, ज्यादा फैट हो, तो उच्च बीएमआई हो सकता है, लेकिन शरीर में फैट का परसेंटेज कम हो सकता है। दूसरा है उम्र और लिंग। तो बीएमआई उम्र और लिंग से संबंधित शरीर संरचना में अंतर को ध्यान में नहीं रखता। उदाहरण के लिए वृद्ध वयस्कों में या युवा व्यक्तियों के समान बीएमआई के साथ भी शरीर में फैट परसेंटेज अधिक हो सकता है। तीसरा है कि फैट का डिपोजिशन बॉडी में वितरण कैसा है। तो बीएमआई शरीर में वसा के वितरण पर विचार नहीं करता।
केंद्रीय मोटापा जहां पर वसा मुख्य रूप से पेट के आसपास स्थित होती है, चर्बी जो है पेट के आसपास ज्यादा स्थित होती है, और कई अन्य क्षेत्रों में जो है कम होती है। चौथा है जातीयता। कुछ खास तरह के जातीय समूह रहते हैं जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनमें कई बार ये लागू नहीं हो पाता कि किसी की हो सकता है बोन डेंसिटी अच्छी हो, किसी की मसल्स जो है ज्यादा हो, किसी के कम हो, तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं बीएमआई की। तो बीएमआई वजन की स्थिति और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के जनसंख्या स्तर के आकलन के लिए एक उपयोगी उपकरण है। हालांकि मांसपेशी, द्रव्यमान, आयु, लिंग और जातीयता जैसे कारकों पर विचार करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर इसकी सावधानी पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। तो ये हुआ बीएमआई। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? हमारे शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग कार्यों के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है उसका संबंध बेसल मेटाबॉलिक रेट से होता है, जिसे बीएमआर कहा जाता है। इसके पहले हमने क्या देखा? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जैसे दिल की धड़कन, सांस लेने और शरीर के तापमान को बनाए रखने जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आराम के समय शरीर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा है। यह जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और आमतौर पर प्रतिदिन जलाए गए कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कई कारक हैं किसी व्यक्ति के बीएमआर को प्रभावित करते हैं। जो पहला है शारीरिक संरचना। तो दुबले शरीर के अंदर मांसपेशियों का, हड्डियों का, अंगों का द्रव्यमान अलग होगा, और हट्टे कट्टे आदमी के शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनकी मात्रा अलग होगी। तो आमतौर पर फैट टिश्यू की तुलना में आराम के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उच्च मांसपेशी द्रव्यमान वाले व्यक्तियों का बीएमआर अधिक होगा। तो दुबले शरीर के जो लोग हैं उनमें मांसपेशियां, हड्डियां, अंग जो है कमजोर होंगे या इस तरीके से, तो उनका बीएमआई कम होगा। लेकिन जिनकी उच्च मांसपेशी ज्यादा मात्रा में बॉडी में मसल्स हैं, है ना, तो ऐसे लोगों का बीएमआई अधिक हो सकता है। दूसरा, बीएमआई डिपेंड करता है उम्र के ऊपर भी। तो बीएमआर उम्र के साथ कम होता जाता है। जैसे बचपन में बीएमआई ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आदमी को बुढ़ापा आएगा तो उसका बीएमआर कम होता चला जाएगा, क्योंकि मांसपेशियों की गति और मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होने लगता है। फिर लिंग के आधार पर, यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होता है ये। तो आमतौर पर शरीर की संरचना के अंतर के कारण पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक बीएमआर होता है, और पुरुषों में औसतन अधिक मांसपेशी द्रव्यमान होता है। तो ये भी एक कारक है जो आपके बीएमआर को प्रभावित करेगा। अगला कारण है जेनेटिक्स। तो कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक कारकों के कारण स्वाभाविक रूप से उच्च या निम्न बीएमआर हो सकता है। पांचवा जो कारक है वो है हार्मोनल कारक। तो थायराइड हार्मोन जो है चयापचय को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थायराइड हार्मोन में असंतुलन बीएमआर को प्रभावित करता है। अब जैसे किसी का हाइपरथायराइड है तो उसके अंदर बीएमआर जो है ज्यादा रहेगा हाइपरथायराइड, और हाइपोथायराइड है तो उसका बीएमआर कम रहेगा। तो थायराइड के हार्मोन भी बीएमआर के ऊपर अपना एक प्रभाव रखते हैं। अगला है आहार और पोषण। तो अत्यधिक कैलोरी प्रतिबंध या कुपोषण बीएमआर को कम कर सकता है। जैसे जो लोग बहुत कम खाते हैं या कुपोषण हो तो उनका बीएमआर कम हो सकता है, क्योंकि शरीर ऊर्जा बचाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत अगर भोजन के अधिक अगर खा लेंगे तो उससे भी जो है बीएमआर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। सातवां है कि शारीरिक गतिविधि। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं
तो उस समय आपका बीएमआर अलग होगा। अगर आप शारीरिक गतिविधि ज्यादा करते हैं तो उस समय बीएमआर अलग होगा। तो व्यायाम और शारीरिक गतिविधि बीएमआर से ऊपर ऊर्जा व्यय को बढ़ाती है। हालांकि बीएमआर आराम के समय ऊर्जा व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शारीरिक गतिविधि को बीएमआर गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो बॉडी रेस्ट के समय, आराम के समय आपका शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए, ये उसका बारे में ये बताता है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए उसका बीएमआर कितना होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसके अलग अलग 2-3 फॉर्मूला से इसको जो है निकाला जाता है। तो एक है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला और दूसरा है मिफ्लिन सेंट जियोर फॉर्मूला। इन 2 फॉर्मूला से आप बीएमआर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने मैं रखता हूँ इससे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने फॉर्मूला है। तो पुरुषों के लिए इसका फॉर्मूला अलग, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है और ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पर आप देखें बीएमआर निकालने के लिए तो 88.362 प्लस फिर ब्रैकेट में 13.397, इसका हम गुणा करेंगे। आपका जो वजन है वो कितना वजन है, तो उस वजन को किलोग्राम में, जैसे 75 kg या 70 kg या 60 kg, उसके साथ इसका गुणा किया जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ में, उसमें 4.79 ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो आपको रखनी है। बाकी फिर इसमें आपका पहले ब्रैकेट में आपका वजन आएगा किलोग्राम में, दूसरे ब्रैकेट में जो हम गुना करेंगे आपकी ऊंचाई, जो कि सेंटीमीटर में हम पता कर लेंगे। जो भी आपकी ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर हम माइनस करेंगे 5.677, इसको गुना करेंगे आपकी उम्र कितने वर्ष है। तो जितने वर्ष आपकी उम्र है उतने आप लिखेंगे। तो पहले आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप ब्रैकेट क्लियर कर लीजिए, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है बीएमआर एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो सेम यही है। इसमें मैंने आपका वजन डाल दिया 75 kg। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिर हाइट डाल दिया 172.72 सेंटीमीटर, ये दूसरा ब्रैकेट है, ठीक है। बाद में ये दोनों जुड़ जाएंगे इनकी वैल्यू। फिर माइनस करेंगे 4.330 इंटू 30, जो भी एज है उसको कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे माइनस करेंगे। अच्छा, पहले ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 88.362 से प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर ये दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू जो निकलेगी वो भी प्लस हो जाएगी। वो पूरी वैल्यू में से हम किसको घटाएंगे, जो थर्ड ब्रैकेट है 4.330 इंटू 30 से जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकलती है, जैसे यहाँ पर ये 179, तो 1792, 1792 इतनी कैलोरी इस मनुष्य के लिए चाहिए। ये जो व्यक्ति है जिसका भी हमने ये वैल्यू डाली है,
उस व्यक्ति की जो डेली जो बीएमआर है, डेली कैलोरी की जो जरूरत है वो है 1792 कैलोरी उसको डेली उसके मेटाबॉलिक काम के लिए चाहिए। उसको हार्ट को काम करना है, लंग्स को काम करना है ना, खाने को पचाना है, हर सेल को काम करने के लिए रेस्टिंग टाइम पे, है ना, इतनी तो कम से कम जो है कैलोरी की जरूरत है। बाकी फिर अगर वो एक्सरसाइज करता है, उसका काम कुछ बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से कुछ और कैलोरी उसमें फिर ऐड हो जाएंगी। पर रेस्टिंग टाइम पे जब वो आराम कर रहा है तो उसके शरीर को काम करने के लिए, शरीर के अंदरूनी अंगों को काम करने के लिए इतनी कैलोरी उस व्यक्ति को चाहिए जिसकी उम्र 30 साल हो, हाइट 172.72 सेंटीमीटर हो और उसका वजन 75। तो अगर आपको अपना निकालना है तो यहाँ पर आप अपना वजन डालेंगे, फिर अपना जो है आप यहाँ पे हाइट डालेंगे सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद आप अपना जो है उम्र डालेंगे, तो उसके हिसाब से आपका जो है बीएमआर निकल आए। ठीक, महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, तो उस वैल्यू के साथ आपको वही फॉर्मूला है पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज रहेगी, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है वो अलग ढंग से बना है, उसके मसल्स अलग हैं, और पुरुषों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बोन डेंसिटी है, मसल डेंसिटी है, ये अलग तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। तो समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप यस लिख सकते हैं या सेम पेज भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा ये मिफ्लिन सेंट जियोर फॉर्मूला, उसकी आप उसमें आपने अपना वैल्यू डालना है सेम उसी तरह से। तो ये अलग अलग तरीके से दो अलग अलग फॉर्मूला का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब ये हम आगे बढ़ते हैं। तो बीएमआर का प्रायोगिक उपयोग क्या है? तो ये बीएमआर जो है आपके वेट मैनेजमेंट सहित विभिन्न स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों के लिए बीएमआर को समझना महत्वपूर्ण है। किसी के बीएमआर को जानने से वजन के रखरखाव, वृद्धि या हानि के लिए दैनिक कैलोरी आवश्यकताओं को निर्धारित करने में मदद मिल सकती है। तो वजन घटाने के लिए बीएमआर के सापेक्ष कैलोरी की कमी तुलना में यानी कि आप जितनी कैलोरी आपको शरीर के लिए चाहिए उसमें अगर आप कम कर देंगे तो आपका वजन कम होने लगेगा, और अगर आप जरूरत से ज्यादा जितनी आपका बीएमआर है उससे ज्यादा अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो वजन घटाने के लिए बीएमआर के सापेक्ष कैलोरी की कमी यानी खर्च की तुलना में कम कैलोरी का सेवन पैदा करने से धीरे धीरे और स्थायी वजन कम हो सकता है। हालांकि अत्यधिक कैलोरी प्रतिबंध से बचना चाहिए क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएमआर एक अनुमान है और व्यक्तिगत भिन्नताएं मौजूद हो सकती हैं। तो किसी स्वास्थ्य जो प्रोफेशनल डाइटिशियन है उससे भी लोगों को जो है अपना संपर्क करना चाहिए और अपनी जरूरत के अनुसार उनको क्या क्या बीमारियां उन सभी की चीजों का ध्यान में रखे, फिर वो आपको जो है डाइट चार्ट बना के देंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा बीएमआर का टॉपिक खत्म। बीएमआई हो गया, बीएमआर हो गया। अब हम आते हैं TDEE, क्या बोलते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि डेली के लिए आपकी जरूरत के लिए कितना आपका जो है TDE होना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे कुल दैनिक ऊर्जा व्यय, यानी कि दिन भर में आपको जरूरत के हिसाब से कितनी ऊर्जा चाहिए वो हम यहाँ पर पता लगाएंगे। तो बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR
शारीरिक गतिविधि और भोजन के थर्मिक प्रभाव। जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हीट जनरेट होती है, उसको थर्मिक प्रभाव बोलते हैं। तो भोजन के थर्मिक प्रभाव TEF सहित सभी गतिविधियों और शारीरिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में जलाए जाने वाली कैलोरी की कुल मात्रा का ये प्रतिनिधित्व करता है। वेट मैनेजमेंट के लिए TDEE को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वजन बनाए रखने, बढ़ाने या कम करने के लिए कैलोरी की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए आधार रेखा प्रदान करता है। तो TDE के कुछ घटक हैं, उन घटक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमने देखा कि BMR में TDE का बहुमत आमतौर पर 60 to 75% होता है। यह सांस लेने, दिल की धड़कन और शरीर के तापमान को बनाए रखने जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आराम के समय जलाई गई कैलोरी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? BMR उम्र, लिंग, शरीर संरचना और अनुवांशिकी जैसे कारकों से ये प्रभावित होता है, जैसा कि हमने आपके ऊपर पढ़ा। दूसरा जो घटक है वो है शारीरिक गतिविधि। तो शारीरिक गतिविधि BMR से ऊपर ऊर्जा व्यय बढ़ाकर TDEE में योगदान करती है। इसमें व्यायाम, दैनिक गतिविधियां और सहज गति शामिल है, जैसे चलना फिरना, व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीजें। शारीरिक गतिविधि का स्तर व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है और TDE पर ये भी अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव क्या डालता है? BMR TDE के ऊपर। दूसरा प्रभाव डालती है शारीरिक गतिविधि। तीसरा है भोजन का काफी प्रभाव, यानी कि थर्मिक जो इंडेक्स है, वो आपके शरीर में जो भी ऊर्जा व्यय होती है उस समय शरीर में जो एनर्जी निकलती है, हीट जो जनरेट होती है, वो शरीर का तापमान है, इसको TEF कहा जाता है। TEF भोजन को पचाने, थर्मिक इफेक्ट है ये, टोटल थर्मिक इफेक्ट। TEF भोजन को पचाने, अवशोषित करने और चयापचय करने से जुड़े ऊर्जा व्यय का ये प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? चलिए चैट में आप लिख के बताएं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। इसकी क्लास हो चुकी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताएं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जिसको भी पता है वह जल्दी लिखे चैट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। रीना जी ने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर देख रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्ड आया था, और एक क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें विटामिन आ जाते हैं, सारे विटामिन। तो विभिन्न जो हम देख रहे थे टोटल थर्मिक इफेक्ट, तो इसमें TEF जो भोजन को पचाते समय आपके शरीर में जो हीट जनरेट होती है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो भोजन को पचाने में, अवशोषित करने में और चयापचय करने से जुड़े ऊर्जा व्यय का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो विभिन्न मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन में आमतौर पर उच्च TEF होता है, उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर वसा होते हैं। अब TEE की जो गणना है वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए भी जो है यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये बहुत जरूरी है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, वो बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पद्धति में BMR को एक गतिविधि गुणक द्वारा गुणा करना होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है बड़ी सेडेंटरी है ना, वो ज्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत कम या कोई व्यायाम नहीं करता है, तो जो BMR है, किसी व्यक्ति का हम पहले BMR निकालेंगे और उसको 1.2 के साथ गुणा कर देंगे। तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, BMR निकाला था हमने, तो यहाँ पर आया था 1792, 1792। इसके साथ हम अगर ये किसी व्यक्ति का BMR है और वो ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा गतिविधि नहीं करता है, वह बस घर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करता रहता है, या जो है कोई खास उसकी लाइफ स्टाइल व्यायाम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का BMR अगर उतना है तो उस BMR के साथ हम 0.12 का गुना कर देंगे और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उसका जो है TDE होगा, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि उसको उतनी एनर्जी उसको डेली चाहिए। दूसरा तरह का है कि अगर वो हल्का सक्रिय है, कुछ हल्के व्यायाम कर लेता है, खेलता है हफ्ते में 1 से 3 दिन, तो उस व्यक्ति का आप BMR निकालेंगे और उसको 1.375 के साथ में गुना कर देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो उसका जो है TDE होगा। तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति मध्यम सक्रिय है, हफ्ते में 3 से 5 दिन खेलना, व्यायाम करना, ये उसकी एक्टिविटी में शामिल है, तो उसका जो भी BMR आएगा उस BMR को आप 1.55 से आप गुना करेंगे, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सक्रिय है, हफ्ते में 6 से 7 दिन कठिन व्यायाम करता है, अगर व्यायाम ना भी करे तो कुछ हैवी वर्क करने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के BMR आप निकालेंगे, उनकी एज और वो सब डाल के, फिर BMR को 1.725 से आप गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो भी यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी वो उनका TDE होगा। तो अगर उनका TDE मान लीजिए 2500 आया, 2500 उसकी किलो कैलोरी जो है उसका डेली एक्सपेंडिचर है। अब अगर वो उससे कम लेगा, तो अगर कम लेगा तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर TDE से ज्यादा अधिक कैलोरी लेगा, 2500 उसका TDE आया और उससे वो ज्यादा ले रहा है, 3000 कैलोरी ले रहा है, तो उससे क्या है, उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल पैरामीटर है जिससे आप ये बता सकते हैं कि भाई आपको इतना कैलोरी लेना चाहिए, इससे अगर ज्यादा लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और अगर आप इससे कम लेंगे तो आपका वजन कम रहेगा। और अगर सामान्य बना के रखेंगे, एक अपनी लाइफ स्टाइल फिक्स करेंगे कि भाई आप जो है व्यायाम करते हैं या जो भी आपकी डेली रूटीन है उसके हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपका वजन मेंटेन रहेगा, ये TDE बताता है। तो TDE जैसे जो भी फॉर्मूला मैंने बताया कि उसका आप वो निकालिए ना, BMR निकालिए पहले, BMR निकालने के बाद उसको हम जो है जो वैल्यू है लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, सेडेंटरी है, लाइट एक्टिव है, मॉडरेट एक्टिव है, वेरी एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, उसके हिसाब से हम उसका गुना कर देंगे, तो जो है फिर हमें मिल जाएगा उसका डेली एक्सपेंडिचर कितना है। तो TDE का फॉर्मूला होगा BMR इंटू एक्टिविटी फैक्टर, एक्टिविटी फैक्टर कितना है उसका, उस हिसाब से वो आएगा।
तो जैसे यहाँ पर किसी का बीएमआर लिखा है 1536, 1536.25 है ना। बीएमआर देखो इसका कितना आया, ये तो इसका रेस्टिंग टाइम पे इसकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से। 1.35 हमने कौन से फैक्टर में देखा था, लाइट एक्टिव, जो थोड़ा हफ्ते में 3-4 दिन व्यायाम कर लेता है, उसके साथ हमने जब गुना किया तो इसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है 2111.33 किलो कैलोरी आया। इस हिसाब से इसका जो है टीडीई निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 मेन टॉपिक जो है खत्म होते हैं, बीएमआई, बीएमआर, टीडीई। अब मैंने जो पीडीएफ आपको शेयर की थी, जो आईसीएमआर ने गाइडलाइन दी है इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन लोगों के हिसाब से, उनको किस तरीके से भोजन करना चाहिए, उनके खाने में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, थोड़ा अब हम उस पर जाएंगे। इसके लिए मैं बाद में पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा फिर से, अगेन जिनके पास नहीं है वो मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर बैलेंस डाइट क्या होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने एक थाली प्रेजेंट है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें कि हम सभी तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब उसमें होना चाहिए। तो उसमें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स भी आ जाएंगे उसमें, विटामिन है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, हमें ये क्यों चाहिए? तो पहली चीज, बैलेंस डाइट इसलिए हमको चाहिए ताकि हमारे शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को अलग अलग फंक्शन के लिए जो चाहिए वो हमको मिल जाएंगे, इसीलिए हमको बैलेंस डाइट चाहिए। दूसरा है, सिंगल फूड में या किसी एक तरह के फूड के कंजम्पशन से क्या होता है, हमें सभी तरह के जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलते। मान लीजिए आप सिर्फ दाल चावल ही खाते जाएं, तो दाल चावल आप खाते चले जाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा, बाकी चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है कि उसमें जो है सभी चीजें होना जरूरी है। बैलेंस डाइट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए और इम्यून फंक्शन के लिए, इनके लिए जो है बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट? एक हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या होती है? तो इसमें जो है एक तो नॉन स्टार्ची फ्रेश वेजिटेबल होनी चाहिए, ठीक है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को हम शॉर्ट फॉर्म में GLV भी कहते हैं, GLV। तो एक हो गया नॉन स्टार्ची फ्रेश वेजिटेबल एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन एवरी मील। टेक एटलीस्ट 30 ग्राम ऑफ फ्रूट इन एवरी मील, और 30 ग्राम जो है फ्रूट होने चाहिए। तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल क्या होती है, जैसे पालक है ना, इस तरीके की जो भी फ्रेश वेजिटेबल होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होनी चाहिए, और 30 ग्राम जो है फ्रूट इन एवरी। दूसरी जो हैबिट है कि कंज्यूमिंग एटलीस्ट 50% ऑफ सीरियल्स, जो दालें हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, होल ग्रेन्स हैं, जो कि कम से कम पॉलिश हो, पॉलिश कम से कम हो, है ना, उसका ध्यान, जैसे ब्राउन राइस वगैरह है, इनका सेवन करना चाहिए। तो पॉलिश राइस कैसा रहेगा? एकदम वाइट रहेगा, एकदम क्लीन। और जो कम पॉलिश होगा वो कैसा रहेगा?
थोड़ा ब्राउन रहेगा, उसमें फाइबर ज्यादा रहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो दिखाया है, ये एकदम वाइट राइस है, ये पॉलिश राइस है। तो इसकी जगह पर अगर हो सके तो कम से कम पॉलिश वाले अनाज, जैसे कि ज्वार है, मक्का है ना, इनके ऊपर जो कवर रहता है, छिलका रहता है, तो वो जो है छिलका उतार देंगे तो वो अनपॉलिश, मतलब पॉलिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम पॉलिश ग्रेन सीरियल जो भी हैं, दालें हैं, छिलके वाली खानी चाहिए, है ना, उनमें विटामिन रहते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम आगे कवर करेंगे। तो एक हो गया कि नॉन स्टार्ची फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और 30 ग्राम फ्रूट। दूसरा है कि 50% जो हमारे खाने में, जो भी हमारी थाली है उसमें 50% जैसे दालें हैं, चावल है, होल ग्रेन्स हैं, इन सब की मात्रा होनी चाहिए और फाइबर होने चाहिए। फिर है आल सीरियल्स, मिलेट्स जो भी हैं, मिलेट्स मोटे अनाज जो है, उनका भी हमें जो है, उनमें गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जो आंतों के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये भी जो है मिलेट्स को भी भोजन में धीरे धीरे हमें शामिल करना चाहिए। फिर कंज्यूमिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ नट्स, ऑयल सीड, फैटी फिश। तो इसकी जो क्वांटिटी है, रिस्ट्रिक्टिंग कुकिंग ऑयल टू 25 ग्राम टू 30 ग्राम पर डे। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में आपको का यूज करना है। तो इसमें जो नट्स है, ऑयल सीड है, जो हमने बताया था आपको कि फैट्स में भी जो है गुड फैट है, बैड फैट है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ल्यूफा है, प्यूफा है, उसका नाम, ये बर्ड आया था आपको शायद याद हो, तो उस समय हमने जो है फैटी एसिड, फैटी चेन के बारे में पढ़ा था, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि गुड गुड उनमें जो है गुड फैट्स होते हैं, जो बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं। फिर हमको जो है मील की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमें फिक्स करना चाहिए, दिन में 2 या 3 टाइम्स अ डे, रिस्ट्रिक्टिंग मील्स फ्रीक्वेंसी 2 to 3 टाइम्स अ डे। ये भी एक जो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आना चाहिए। फिर अवॉइडिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यूपीएफ्स, एंड फूड हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट, HFSS। तो ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो, जो पैकेट वन चीजें रहती हैं, जिनमें हाई फैट हो, शुगर हो एंड सॉल्ट हो। ज्यादा सॉल्ट लेने से क्या है, फिर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आता है। अवॉइडिंग शुगर और रिस्ट्रिक्टिंग टू 20 ग्राम टू 25 ग्राम पर डे, एक एडल्ट के हिसाब से है, बाकी पेशेंट के हिसाब से फिर वो और अलग अलग डिपेंड करेगा। भाई किसी को डायबिटीज है तो उसका और रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से। आपके सामने एक दूसरी पिक्चर है आने वाली।
ये पिक्चर आप देखें। यहाँ पर दिखाया गया है इस पिक्चर में, तो जैसे वेजिटेबल यहाँ पर दिया है 400 ग्राम एंड फ्रूट 100 ग्राम। फिर सीरियल्स में यहाँ देखिए अनाज के पिक्चर लगे हुए, सीरियल्स एंड, तो ये 250 ग्राम तक होना चाहिए। फिर उसमें जो है तो 300 ml जैसे मिल्क है, फिर इसमें कुछ दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, ये 85 ग्राम होना चाहिए। 30 ग्राम ऑफ पल्सेस कैन बी सब्सटीट्यूट विद फिश या फ्लैश फूड, ये शाकाहारी लोगों के लिए, तो इतनी इसकी मात्रा है। फिर यहाँ पर नट्स एंड सीड की हमको जरूरत है 35 ग्राम, फैट एंड ऑयल जो है 27 ग्राम तक डेली जो है हमें इसकी जरूरत। तो ये एक बैलेंस पिरामिड है डाइट का, वो आप देख रहे हैं। फिर जरूरत के हिसाब से एक एडल्ट इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है न्यूट्रिशन के मामले में। तो जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट हैं 0 से 6 महीने के, तो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उस समय जो जरूरी है 0 से 6 मंथ तक उनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग चलेगी। उसके बाद जो है फिर हम उनका जो भी जरूरी चीजें हैं वो देना उनको शुरू करेंगे। उसके बारे में मैं डिटेल आपको अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बच्चों के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या जरूरी है, फिर एडल्ट के लिए क्या होना चाहिए, और बूढ़े बुजुर्गों के लिए किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, तो वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है 2 से 6 साल के बच्चे, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कॉग्निशन के लिए क्या जरूरी है वो देखना है। फिर एडोलसेंट के लिए उनकी ग्रोथ है, मैच्योरेशन है, बोन डेवलपमेंट के हिसाब से, तो ये उनके उम्र के हिसाब से भी हमें जो है डाइट में कहीं रिच कैलोरी फूड देना है, कहीं पे लो कैलोरी फूड देना है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। एडल्ट में फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड प्रिवेंशन ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीज, reproductive age to meet the extra nutritional needs for children bearing and elders के लिए for being physically active and healthy, उनके लिए क्या क्या जरूरी न्यूट्रिशन है वो हमको देखना है। फिर अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं, उन फूड ग्रुप्स के हिसाब से हम अपने खाने में चीजें शामिल करेंगे। तो जो सीरियल्स एंड मिलेट्स में क्या आ जाते हैं आपके, राइस, व्हीट, गेहूं, मिलेट्स एंड अदर सीरियल्स, ठीक है। पल्सेस यानी जो दालें हैं उनमें आपको अलग अलग तरह की, हरी मूंग है, राजमा है ना, ये सब उसमें आ जाएंगे। तुअर दाल है, मूंग दाल है, ये सारी चीजें। फिर वेजिटेबल में जो भी है आपको सीजनल वेजिटेबल शामिल करनी है। फिर नट्स, ऑयल एंड सीड्स में तो जैसे पीनट्स है, वॉलनट है, आलमंड है, पिस्ताशियो है, हेजलनट्स है, एंड वेजिटेबल ऑलिव ऑयल वगैरह है। ये जो GLB, मैंने अभी ये शब्द ऊपर यूज किया था, तो वो GLB मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं तो उसमें है। तो फूड को इन 10 तरह के ग्रुप में बांटा गया है। क्या क्या है, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल है, नट्स, ऑयल सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फ्लैश फूड एंड स्पाइसेस एंड हर्ब, यानी मसाले हैं। फिर नॉन वेजिटेरियन कुछ रूट्स है, जैसे बीट रूट है, गाजर है, मूली है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद वगैरह है। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं, और इन ग्रुप में से हम जो है चूज करते हैं कि हमारी डेली लाइफ के लिए हमें क्या क्या देना चाहिए। तो अगर एक प्लेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपके एक नॉर्मल किसी इंसान को प्लेट फॉर द डे फॉर 2000 किलो कैलोरी, अगर किसी व्यक्ति का TDE 2000 किलो कैलोरी है तो उसके लिए इस तरीके का आप बना सकते, मतलब यहाँ दिखाया गया है कि उसको इतनी मात्रा की जरूरत है। तो वेजिटेबल है 400 ग्राम, 100 ग्राम फ्रूट,
फिर दालें इसमें शामिल हो जाती हैं 85 ग्राम्स, है ना। इसके साथ एग भी है, अगर जो एग खाते हैं तो वो एग, और अगर कुछ मछली है, सी फूड वगैरह लेते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है 85 ग्राम्स के अंदर। नट्स एंड सीड्स ये टोटल मिला के जो है 35 ग्राम्स होना चाहिए। फैट जो है, जो भी आप फैट ले रहे हैं, जो भी तेल आप यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल है या जो भी है, वो 27 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस व्यक्ति के लिए जिसका 2000 किलो कैलोरी का TDEE है, ठीक है। फिर उसके बाद सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स ये 250 ग्राम्स तक होना चाहिए। तो ये उसके डेली एक्सपेंडिचर के लिए इतना जरूरी है। फिर यहाँ पर चार्ट है कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए चार्ट है, नीचे जो है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2000 किलो कैलोरी वाला जो ग्रुप है, फूड ग्रुप है, अगर किसी इंसान का TDE 2000 किलो कैलोरी है तो हम उसमें कैलोरी का जो डिवाइडेशन करते हैं कि जैसे वो सीरियल्स लेगा तो 250 ग्राम में कितनी एनर्जी है, 42। टोटल एनर्जी 843 किलो कैलोरी। इसमें से प्रोटीन निकल जाएगा तो 25 ग्राम्स उसमें प्रोटीन रहेगा। टोटल फैट उसमें कितना निकलेगा, क्योंकि कुछ चीजें रहती है जिनमें नेचुरली अंदर कुछ ऑयल होता है, तो उसमें 5 ग्राम्स जो है इसमें फैट रहेगा, और 172 जो है कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस में हम देख सकते हैं 85 ग्राम पल्सेस जो है अगर ली जाएंगी तो उसमें जो एनर्जी है वो 14 फूड ग्रुप किया जाएगा पर डे, 14% एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इससे मिलेगी हमको 274। फिर जो है टोटल क्रूड प्रोटीन फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, इसमें जो है 10 ग्राम आ जाएगा प्रोटीन, फिर 13 जो ग्राम आ जाएगा फैट, और 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से ये अलग अलग वेजिटेबल्स में दिया गया है। तो कितनी वेजिटेबल आप खाएंगे तो उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी यहाँ नीचे आके वो टोटल हो जाता है 2000, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम में देखें तो 1200 ग्राम का ये पूरा आपका प्लेट तैयार हो जाता है। ये एक ही बार में नहीं खाना है, आप डिवाइड करके भी ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के हिसाब से भी इसमें बताया है कि उनको कितना लेना चाहिए। ये सब आप बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एक जरूरी चार्ट है। तो जैसे विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B6, B9, विटामिन C, विटामिन A और D, तो आपके सीरियल्स में कितना है, मिलेट्स में कितना है, पल्सेस में कितना है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कितना है। तो ये आपको चार्ट बहुत जरूरी है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई कोई पूछे हमारे अंदर अगर थायमीन की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो थायमीन की कमी है तो आप ये बता सकते हो भाई इन चीजों में इतना माइक्रोग्राम जो है थायमीन है। जैसे यहाँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल में 60 माइक्रोग्राम जो है विटामिन B1 है, 127.7 माइक्रोग्राम जो है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन है। फिर नायासिन इसमें देखिए आप 624 जो है माइक्रोग्राम इसमें नायासिन है। इस तरीके से इसमें सारी वैल्यू दे रखी है। फॉलेट, तो जो फॉलेट है, विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में है, तो सब में अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मान लो आपको विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में है, तो यहाँ देखें हम इस चार्ट में, तो यहाँ पर है 19 ड्राई स्पाइसेस के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है विटामिन। अगर हमको देखना है कि भाई जो है नियासिन सबसे ज्यादा किस में है, तो आप यहाँ देखें नट्स जो हैं, जो भी नट्स वगैरह हैं उनमें सबसे ज्यादा 3210 माइक्रोग्राम नियासिन जो है इसमें
पाया जाता है नट्स के अंदर। ऐसे विटामिन सी जो देखिए आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी विटामिन सी 45.6 मिलीग्राम। फिर यहाँ पर हम मिनरल्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चार्ट दिया है कि आपको कोई अगर ये मिनरल्स की कमी है तो आप उनको ये बताइए कि इन इन चीज़ों में जो है मिनरल्स है, तो कौन सी चीज़, कौन सा मिनरल्स आपकी कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा किसमें है। तो जैसे नट्स में जो है मैग्नीशियम ज़्यादा है, जिंक किसमें ज़्यादा है, तो जिंक देखा जाए तो मिलेट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में है। कैल्शियम किसमें ज़्यादा है, तो ड्राई फिश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। फिर उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट में आता है। उसके बाद फिर जो है ड्राई स्पाइसेस हैं, सी फूड है, नट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और पल्सेस यानी कि दालों में। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमने जो है बीएमआई को देखा, बीएमआर देखा, टीडीई देखा, और हमने जो है एक संतुलित भोजन के बारे में भी जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा तो उसके बारे में ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे। नोट्स जिनको भी चाहिए तो वो आज की क्लास जिन लोगों ने अटेंड की है वो सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मिल जाएंगे।